लोकसभा में आज भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि, सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। कर्नल बाठ से मारपीट मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, आरोपी इंस्ट्रक्टर हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने याचिका की दाखिल, हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच। और आय से अधिक संपत्ति मामले में विक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी पर मोहाली की अदालत में हुई सुनवाई, कोर्ट ने 14 अगस्त तक बढ़ाई हिरासत, नाबा जेल से वीसी से पेश हुए मजीठिया। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। एसआईआर के मुद्दे पर आज भी लोकसभा में सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ने सभी सदस्यों से संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, नारेबाजियां और तख्तियां लहराने से कार्रवाई नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि सांसदों को अपने मुद्दे उठाने के लिए शून्यकाल में परमिशन दी जाएगी। आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें, तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। और आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षण शिबू सोरेन के सम्मान में राज्यसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। आज जैसे ही उच्च सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सदन में खड़े होकर शिबू सोरेन के निधन की घोषणा की। सदन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक क्षण का मौन रखा। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में जन्मे श्री सोरेन की शिक्षा गोला हाई स्कूल हजारीबाग में हुई। वे मैट्रिक पास थे और पेशे से किसान थे। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल होने के निर्णायक सबूत मिले हैं। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी सरकार द्वारा जारी दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसमें पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड और पाकिस्तानी चुनाव आयोग द्वारा जारी 2 लेमिनेटेड वोटर स्लिप भी मिली हैं। आतंकियों के पास से नागरा से जुड़ी स्मार्ट आईडी चिप भी मिली है। टूटा हुआ सैटेलाइट फोन मिला है जिसमें एक माइक्रो एसडी कार्ड भी है। इस कार्ड में तीनों आतंकियों के नागरा बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी पाए गए हैं। इससे उनकी पाकिस्तानी नागरिकता और पते की पुष्टि हुई। साथ ही आतंकियों के पास से कराची में बना कुछ सामान भी मिला है। इसके अलावा बैलिस्टिक रिपोर्ट, डीएनए परीक्षण और डिजिटल साक्ष्यों से आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन स्पष्ट हो गया है। 28 जुलाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया था। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ पर कथित हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट केवल एक याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती गई है जिसमें मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि इस वर्ष 13 और 14 मार्च की मध्य रात्रि को कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके पुत्र पर पटियाला में पार्किंग विवाद को लेकर पंजाब पुलिस के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ द्वारा किए जाने की संभावना है। कर्नल बाठ की ओर से अधिवक्ता सुमेर सोडी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल की गई है। कैविएट याचिका वो याचिका होती है जो ये सुनिश्चित करने के लिए दाखिल की जाती है कि अदालत संबंधित पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित ना करे।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को पंजाब पुलिस को निर्देश दिया था कि कर्नल बाट पर हुए कथित हमले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर आज मोहाली की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मजीठिया की न्यायिक हिरासत 14 अगस्त तक बढ़ा दी है। वो पटियाला की नई बनी नाभा जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश हुए। इससे पहले शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चली, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त निर्धारित की थी। मजीठिया के वकील अर्शदीप कले, जो शिरोमणि अकाली दल के सदस्य भी हैं, ने बताया कि इस मामले में एक याचिका दायर की गई है और सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही है। साहब ਨੂੰ हर तरीक ते फिजिकली कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, पर उस एप्लीकेशन का भी हले तक जवाब स्टेट वालों नहीं दिता गया। स्पेसिफिक ऑर्डर है कि कला 2 तरीक वास्ते मजीठिया साहब ਨੂੰ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ते पेश किया जाऊगा ते वो एप्लीकेशन डिसीजन जो भी कोर्ट का होगा उस तो बाद उन्होंने अगे फॉलो किया जाऊ। पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 3,884 लोगों को आवंटन पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अंतिम मलकियत प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लोगों के घर के सपने को साकार करने में और उसे हकीकत में बदलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये आवंटन पत्र केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सपनों की कुंजी है। अब लोगों के पास अपना घर होगा। सरकार ने उनको अपना हक देते हुए 100 गज प्लॉट के कागज और कब्जा दिया है। हकीकत में बदल रही है। आज यहाँ इस मंच से आपको मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो अंतरिम मलकियत के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, ये आपके सपनों की कुंजी है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब आपका अपना घर होगा जिस पर आपका हक है। उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1,144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत के प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 58 गांव के 3,884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र दिए गए। दस्तावेज नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई सुबह का ये प्रतीक है। 884 हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लाटों के आवंटन पत्र भी आज यहां पर दिए जा रहे हैं। जिनके पास 100 गज के प्लाट का न कागज था न कब्जा था, सभी को कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का सालाना परिश्रम बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत बीएलओ और बूथ लेवल के बाकी कर्मचारियों को मिलने वाली राशि को दुगना किया गया है। इस वृद्धि के तहत अब बीएलओ को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 6,000 रुपए थे। इसके अलावा मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले 1,000 रुपए थी। चुनाव आयोग के अनुसार बीएलओ सुपरवाइजर का सालाना परिश्रम भी बढ़ाकर अब 18,000 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 12,000 रुपए था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ और असिस्टेंट ईआरओ के लिए भी मानदेय की घोषणा की है। अब ईआरओ को 30,000 रुपए और एईआरओ को 25,000 रुपए मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। आयोग ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के लिए बीएलओ को 6,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि देने की भी मंजूरी दी है। 2 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 3 चरणों में चलने वाले ये अभियान लगातार चौथे वर्ष भी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसका पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त और तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा।
15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को आकार देने वाले शिल्पकार पिंगली वेंकैया को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। तिरंगा देने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें याद किया जाता है, जो हमारा गौरव है। हमेशा की तरह आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें और तिरंगा फहराएं। साथ ही पीएम ने लोगों से अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील की। पीएम ने आगे लिखा, यह अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी सम्मानित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में सरकारी भवनों और संस्थानों व आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके अलावा तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी आयोजन होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों की संख्या 55 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिनमें से अधिकतर ऐसे लोगों के हैं जो कभी बैंक के दरवाजे तक भी नहीं गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के 10 साल पूरे होने और इन खातों के लिए केवीसी अनिवार्य होने के साथ मैंने बैंकों से आग्रह किया है कि वे सक्रिय रूप से लोगों तक पहुंच बढ़ाएं और इस प्रक्रिया को सरल बनाएं। इस संबंध में 1 जुलाई 2025 से बैंकों ने अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जा चुका है। उन्होंने सभी जनधन खाता धारकों से इन शिविरों में भाग लेने और अपने केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 56% जनधन खाते महिलाओं के हैं और 21 मई तक इन खातों में जमा कुल राशि 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार मार्च 2015 में प्रति खाता औसत बैंक बैलेंस 1,65,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 4,352 रुपए हो गया है। देश भर के 1,65,000 डाकघरों को अब अत्याधुनिक डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे डाक वितरण की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और सुलभ हो जाएगी। इस परिवर्तन में भारतीय नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और डाकघर अब ONDC और JAM जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत किए जा रहे हैं। डिजिटल परिवर्तन के तहत डाक सेवाओं में प्रीपेड बुकिंग, ट्रैकिंग, कैश ऑन डिलीवरी जैसी सुविधाओं को और अधिक सशक्त किया गया है। अब ग्राहकों को ऑर्डर, ट्रैकिंग, भुगतान और धन हस्तांतरण करने जैसी सेवाएं पूरी तरह स्वचालित रूप से प्राप्त होंगी। सरकार ने कहा है कि इस व्यापक बदलाव के पीछे सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। डिजिटल ढांचा पूरी तरह से काम कर रहा है। अब तक देश के 86,000 से अधिक डाकघर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो चुके हैं और 4 अगस्त तक ये संख्या 1.65 लाख तक पहुंचने की संभावना है। इस डिजिटल बदलाव का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अब रविवार और छुट्टियों जैसे दिनों में भी डाक सेवाएं चालू रहेंगी। पहले चरण में देश भर में नए डिलीवरी केंद्रों की शुरुआत की गई है, जहां से सभी प्रकार के मेल और पार्सल को एकत्र कर निर्दिष्ट स्थानों पर वितरित किया जाएगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।